बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल जिसका नेम है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। व्हाट इज इट्स मैसेज? इसका स्टूडेंट मैसेज ये है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं उस बॉडी की उतना एनर्जी हो जाती है चेंज, यानी जितना हम वर्क करेंगे उतना एनर्जी चेंज हो जाएगी, या किसी बॉडी में जितना एनर्जी होगी और वो बॉडी उतना कैपेबिलिटी रखता होगा उस अमाउंट ऑफ वर्क करने की। तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं जिसका मैस m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है। अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उसी की मोशन की डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली स्टूडेंट उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसकी मोशन के अपोजिट तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। अगर कोई बॉडी राइट साइड पर मूव कर रहा था, उसका मैस m था, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई और उसकी वेलोसिटी vi से चेंज होकर vf हो गई और उसने डिस्टेंस कवर किया d का। तो इसके लिए हम स्टूडेंट इसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन d इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस va स्क्वायर ओवर 2a। तो ये इक्वेशन हमने लिखी कहां से है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमें पता है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। लेकिन इससे पहले हमने क्या किया, एक बॉडी को कंसीडर किया जिसका मास m है और मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vi। आफ्टर एक्सर्टिंग अ फोर्स देन इट्स वेलोसिटी बिकम vf एंड बाय कवरिंग अ डिस्टेंस d, जिसको हमने थर्ड इक्वेशन के मुताबिक d का फार्मूला ये लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट हम इसमें यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ उस वक्त अप्लाई होता है जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे। जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है तो उसके अंदर वेलोसिटी का चेंज आता है। जब वेलोसिटी का जो चेंज आता है उसके नेम हमको क्या नाम देते हैं? एक्सेलरेशन। So F is equal to ma. This is the first equation, this is the second equation. अब दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट अगर आपस में कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन जब करेंगे तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा F इंटू डी, और उनकी राइट साइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये राइट साइड है और ये राइट साइड है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ma और दिस वन, और इस स्टेप के अंदर m के साथ हमने m को इसमें हमने a को a के साथ स्टूडेंट हमने कैंसिल कर दिया। जब a को a के साथ कैंसिल कर दिया तो वर्क FD स्टूडेंट, क्योंकि वर्क इक्वल होता है, ठीक है, वर्क इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल टू mvf स्क्वायर mvi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब उसके बाद स्टूडेंट हमने इसके एलसीएम को ब्रेक कर दिया, 1/2 mvx स्क्वायर 1/2 mvi स्क्वायर। अब दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसके पीछे मैंने जाके धक्का लगा दिया, जब धक्का लगाया, फोर्स लगाई, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो इसका मतलब है कि मैंने अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उस बॉडी के ऊपर वर्क किया। जब मैंने उसके ऊपर स्टूडेंट वर्क किया तो डेफिनेट बात है मेरा वर्क जो है उसकी एनर्जी को चेंज कर देगा। अगर मैं उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊं, उसको पुश करूं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, उसकी मोशन पहले से फास्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर मैं वर्क स्टूडेंट उसके ऊपर करता हूं उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। दिस इज द मैसेज, दिस इज द रूल ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसको फर्दर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। अब यहां पर तो स्पेसिफिकली हमने एक्सप्लेन किया था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका स्टूडेंट हरगिज मीनिंग ये नहीं है कि वर्क एनर्जी ओनली वर्क ऑन द काइनेटिक एनर्जी। ये डिपेंड करता होता है सिचुएशन के ऊपर। अगर हम किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं अपवर्ड तो हमारा वर्क जो है उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देगा। अगर मैं किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं तो मेरा वर्क डन जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। वो डिपेंड करता है। अगर मैं किसी दो बॉडीज को रब करता हूं, रब करने से जो वर्क डन होगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए मैंने बेस्ट वे में स्टूडेंट कंक्लूजन इसकी ये की कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी।
अक्सर स्टूडेंट इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। ये हरगिज ऐसा नहीं है, वो काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर सकता है, पोटेंशियल को भी चेंज कर सकता है, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो चेंज कर सकता है। वो डिपेंड करता होता है उसकी सिचुएशन के ऊपर। उसके बाद स्टूडेंट मैंने एक छोटा सा आर्टिकल इसके अंदर ऐड किया, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड हमारा एक न्यूमेरिकल भी हमारी बुक के अंदर मौजूद है, जिसमें कहा गया स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कोई बॉडी मूव कर रहा था, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुकेगा, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, जब उसके ऊपर फोर्स कांस्टेंट लगाई जाए। इस सिचुएशन में हम क्वेश्चन करते हैं। अब ये है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का रिलेशन, जिसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, क्योंकि स्टूडेंट जब बॉडी स्टॉप होता है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0, जिसकी वजह से ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। नेगेटिव साइन, स्टॉपिंग फोर्स, दोनों नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब अल्टीमेट स्टूडेंट इस फार्मूले को नोट करें। अब यहां से क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि दो बॉडीज हैं, मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। दो बॉडीज हैं, मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। दो बॉडीज मूव कर रहे हैं, उनका मोमेंटम कांस्टेंट है। उनको स्टॉप करने के लिए उनमें हम स्टॉप एंड डिस्टेंस को रिलेट करते हैं उनके डिफरेंट मैसेस के साथ। चलें जनाब, अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट अगर उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, फोर्स तो इसमें है ही कांस्टेंट, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टूडेंट प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैस के साथ। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, d1 ओवर d2 इज इक्वल टू m1 ओवर m, और ये 2। अब स्टूडेंट अगर आपको यहां पर यह बताया जाता है कि दो बॉडीज हैं डिफरेंट मैसेज के, एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, उनके ऊपर उनकी स्पीड कांस्टेंट है, जब उनके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगाई जाए तो कौन पहले स्टॉप होगा? तो डेफिनेट बात है स्टूडेंट, इसमें जिसका मैस ज्यादा होगा वो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, वो दूर जाकर रुकेगा। जिसका मैस कम होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा, वो बिफोर जो है रुक जाएगा, पहले रुक जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। अगर स्टूडेंट लाइट और हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो d की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, d की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी दोनों बॉडीज के लिए। ठीक है, d जो है वो फिक्स हो जाएगा, चाहे मैस उसका लेस हो उसके लिए भी d फिक्स होगा, चाहे मैस जिसका लार्ज हो उसके लिए भी d की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम, कि मोमेंटम अगर दो बॉडीज का कांस्टेंट है तो वो क्या होगा। अब हम स्टूडेंट मोमेंटम को कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो ये बन जाएगा F और ये D। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ मोमेंटम हम लिखते हैं P का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2m। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो D का रिलेशन स्टूडेंट आ जाएगा 1 ओवर m। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसका मैस, मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो तो फिर जिसका मैस होगा स्टूडेंट ज्यादा, उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाए कम, क्योंकि आपको ये नजर भी आ रहा है इसका रिलेशन जो है वो इनवर्स हो गया कि जब लाइट और हैवी बॉडी का मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो, सेम हो, तो उस वक्त डी का रिलेशन, स्टॉपिंग डिस्टेंस का रिलेशन मैस के साथ इनवर्स होगा। लाइट जो बॉडी होगा उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा, जो हैवी बॉडी होगा उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा। ये था स्टूडेंट हमारा आज का एक शॉर्ट सा छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको तमाम पॉइंट्स के क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट के अंदर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।